कैटरीना जोवादा का केस क्रैको जो कि पोलैंड में है, वहाँ पे साल 1998 से शुरू होता है। उस समय कैटरीना सिर्फ 23 साल की थी। कैटरीना क्रैको की ही एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। जब अथॉरिटी ने उसके फ्रेंड से बात की तो उन सभी का कहना था कि कैटरीना एक बहुत ही अच्छी यंग वुमेन थी, मगर स्टिल वो कभी कभी काफ़ी सैड रहती थी और लोगों से अलग रहती थी। इस केस से 2 साल पहले कैटरीना के पिता की डेथ हो गई थी और उसके बाद उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई थी। एंड ऑल्दो उसके फ्रेंड्स ये बताते थे कि वो एक खुशनुमा लड़की थी, बट स्टिल कहीं ना कहीं उसके अंदर एक दर्द छुपा हुआ था और उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे। अगर कैटरीना की स्टडीज़ की बात करें तो जब उसने पहली बार यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी तो वो साइकोलॉजी पढ़ रही थी, लेकिन एक ही सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद उसने हिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन कर लिया और उसके कुछ ही समय बाद उसने फिर से अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया और इस बार वो रिलीजियस स्टडीज़ पढ़ रही थी। अब चलते हैं 12 नवंबर 1998 के दिन। इस दिन कैटरीना का प्लान था कि वो एक साइकेट्रिक क्लिनिक में अपनी माँ को मिलेगी और ये वही क्लिनिक था जहाँ पर कैटरीना का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। उसकी माँ क्लिनिक में उसका इंतज़ार करती रही, मगर वो वहाँ पर कभी नहीं पहुँची। कैटरीना के लिए काफ़ी अनयूजुअल था क्योंकि वो अपनी हर अपॉइंटमेंट पे टाइम पर आती थी, मगर पूरा दिन बीतने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं था। उसके बाद कैटरीना की माँ ने डिसाइड किया कि वो लोकल अथॉरिटीज़ के पास जाएगी और एक मिसिंग पर्सनस रिपोर्ट उन्हें लिखवाएगी, मगर लोकल अथॉरिटीज़ का कहना था कि उसे कुछ समय और इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद ही वो रिपोर्ट दर्ज करेंगे। मगर काफ़ी समय बीत गया एंड स्टिल देयर वाज नो साइन ऑफ कैटरीना। मगर ये ज़्यादा टाइम तक मिसिंग नहीं रहने वाली थी। कैटरीना एक मिसिंग पर्सन 6 जनवरी 1999 तक ही थी, क्योंकि उस दिन किसी चीज़ का खुलासा होने वाला था। उस दिन एक ऐसी डिस्कवरी हुई जिसने इस केस को पूरी तरीके से बदल दिया। पोलैंड की एक बड़ी नदी में उस दिन एक बोट चल रही थी और उन्होंने नोटिस किया कि उनकी बोट के प्रोपेलर में कोई चीज़ अटक गई है। अब ये अनयूजुअल नहीं था कि बोट के प्रोपेलर में कोई चीज़ अटक जाए। अक्सर नदी में ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रोपेलर में अटक जाती है। सो क्रू मेंबर ज़्यादा सरप्राइज नहीं थे और उन्हीं में से एक क्रू मेंबर नीचे जाता है देखने के लिए कि आखिर प्रोपेलर में क्या फंसा हुआ है। क्रू मेंबर ने एक चीज़ नोटिस करी कि जो भी ये चीज़ प्रोपेलर में फंसी हुई थी उसमें से एक बहुत भयानक स्मेल आ रही थी और वो देखने में काफ़ी पेल येलो कलर का दिख रहा था। लेकिन जब वो कुछ और आगे बढ़ा और उसने उसका क्लोज लुक लिया तो उसे पता लगा कि ये एक इंसानी कान था। इसके बाद इसकी खबर अथॉरिटीज़ तक तो जानी ही थी और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और भी ज़्यादा इंसानी रिमेन्स वहाँ से मिले। जिस हिसाब से वो बॉडी मिली थी तो अथॉरिटीज़ का ये मानना था कि जब ये बॉडी पानी में तैर रही होगी उस समय ये प्रोपेलर में फंस गई और इसकी वजह से इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। मगर कुछ समय बाद उनको एहसास हुआ फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद कि उनको पूरा का पूरा इंसानी रिमेन्स नहीं मिले हैं, बल्कि उन्हें सिर्फ इंसान की स्किन वहाँ से मिली है। और स्किन को देखकर साफ पता लग रहा था कि जो भी विक्टिम था उसको ज़िंदा रहते रहते उसकी स्किन उतारी गई थी उसकी बॉडी पर से। उन्होंने नोटिस किया कि पूरी की पूरी चेस्ट से लेके पेट तक स्किन पूरी रिमूव कर दी गई थी। जो भी विक्टिम था उसका सर भी काटा गया था एंड देखने से पता लग रहा था कि किसी ने विक्टिम की स्किन उतारकर एक स्किन सूट बनाने की कोशिश की थी। और स्किन की फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे पता लगा कि ये लगभग 2 हफ्तों से पानी में तैर रही थी, मतलब उससे पहले उस स्किन को कोई यूज़ कर रहा था एज अ बॉडी सूट। जब फर्दर टेस्ट्स हुए तो उन्होंने रिवील कर दिया कि ये स्किन किसी और की नहीं बल्कि 23 साल की कैटरीना जोवादा की थी जो मिसिंग थी। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद 14 जनवरी को अथॉरिटीज़ को नदी में से एक राइट लेग और कुछ कपड़े मिले और बाद में पता लगा कि वो भी कैटरीना के ही थे। इसके बाद अथॉरिटीज़ ने उस नदी को छानने की पूरी कोशिश की, खूब मेहनत की, मगर कैटरीना का सर और उसके हाथ उस नदी में से कभी नहीं मिल पाए। अथॉरिटीज़ और पब्लिक पूरी तरीके से शॉक में थी। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि किस तरीके से एक इंसान के साथ इतनी हैवानियत की गई थी और इसी वजह से खुद FBI और काफ़ी अलग अलग जगहों की इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी इस केस के साथ जुड़ गई थी।
इस केस का पहला सस्पेक्ट था एक आदमी जिसका नाम था व्लादिमीर डब्लू, और ये इसलिए था बिकॉज़ मई 1999 को व्लादिमीर ने अपने पिता का ही मर्डर कर दिया था। और व्लादिमीर क्यों सस्पेक्ट था? बिकॉज़ उसने अपने पिता को सिर्फ मारा ही नहीं था, बल्कि उनकी स्किन उतार कर उससे अपने मुंह का मास्क बनाया था, और वो मास्क पहनकर वो घूमता भी था। और कैटरीना के केस में भी उसकी स्किन से एक सूट बनाया हुआ था, इसलिए व्लादिमीर को इस केस का भी सस्पेक्ट माना जा रहा था। लेकिन जल्द ही व्लादिमीर को सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया गया बिकॉज़ उनको कोई भी सबूत नहीं मिले जो इस आदमी को कैटरीना के केस से कनेक्ट कर रहे थे। उसी सेम ईयर में जिस नदी के अंदर से कैटरीना की स्किन मिली थी, वहीं पर ही एक आदमी को सस्पेक्ट माना गया, क्योंकि वो आदमी उस नदी के पास ही हमेशा चक्कर लगाया करता था। और लोगों का कहना था कि ये आदमी औरतों से नफ़रत करता है और ये हमेशा औरतों के ख़िलाफ़ बोलता है। और इसकी यही सब ट्रेट्स देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिव था, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था कैटरीना के साथ ये सब करने का। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद इस आदमी को भी सस्पेक्ट लिस्ट में से क्लियर आउट कर दिया गया। इस इंसिडेंट्स के 1 साल बाद इस केस को पूरी तरीके से कोल्ड डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि इस केस में आगे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। फिर साल 2000 में कैटरीना की स्किन पर से किसी और दूसरे आदमी का डीएनए भी मिला, और फिर साल 2012 में इस इन्वेस्टिगेशन को दोबारा से रीओपन किया गया। इन्वेस्टिगेशन में अथॉरिटीज़ ये डिटरमाइन कर पाई कि जिसने भी कैटरीना को मारा था उसने काफ़ी शार्प टूल से उसकी स्किन को उसकी बॉडी से अलग किया था, और ये सब इस तरीके से किया गया था जिससे विक्टिम को काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ होगा। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता लगा कि जो भी स्किन और रिमेन्स उन लोगों को कैटरीना के मिले थे, उस पर कुछ प्लांट्स और ऐसे छोटी छोटी बुशेस लगी हुई थी। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि ये किसी भी नदी में उगने वाले पेड़ पौधे नहीं थे, जिससे ये साफ पता लग रहा था कि कैटरीना का मर्डर उस नदी में या उस नदी के आसपास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये उस नदी से काफ़ी दूर कहीं हुआ था। 2014 में ये भी रिपोर्ट्स आई कि जिस आदमी ने ये सब किया है उससे पहले भी उसने कई लोगों के साथ ऐसा बुरा बुरा काम किया होगा, क्योंकि इस लेवल तक की दरिंदगी तक पहुंचने के लिए कोई आदमी एक बार में ऐसा नहीं कर सकता। उसने ज़रूर कुछ जानवरों के साथ या कुछ और लोगों के साथ उनको दर्द पहुंचाने की कोशिश पहले भी की होगी। फिर अक्टूबर 2017 में, यानी कि कैटरीना के डेथ के 19 साल बाद, इन्वेस्टिगेटर्स को इस केस में एक वाइटल एविडेंस मिला। एक रॉबर्ट नाम का आदमी जो कि 52 इयर्स का था और वो वहीं का ही रहने वाला था, उसको कैटरीना के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया गया था। इस आदमी का डिस्क्रिप्शन ये था कि इस आदमी को अलग अलग जानवरों की स्किन उनकी बॉडी पर से उतारना पसंद था, ये इस चीज़ को एंजॉय करता था। साथ ही ये एक मुर्दा घर में भी काम करता था, और ये पहले मिलिट्री में भी था, और ये किसी जूलॉजी के इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाई कर रहा था, मगर वहाँ पे उसे कुछ ही समय के लिए रखा गया था। उसके बाद उसको वहाँ से निकाल दिया गया था, और उसका रीज़न ये था कि उसने उस इंस्टीट्यूट के सारे रैबिट्स को एक ही शिफ्ट में मार दिया था। और जितने सालों तक ये कैटरीना का केस चल रहा था, उन सालों के बीच में इस आदमी ने कई औरतों को स्टॉक किया था, उनको हरास करने की कोशिश की थी। रॉबर्ट का घर उसी नदी के पास था जहाँ पर कैटरीना के रिमेन्स मिले थे। जब अथॉरिटीज़ ने उसके घर को छाना तो उसके बाथरूम में से उन्हें काफ़ी ब्लड मिला। उसके बाद अथॉरिटीज़ को उसके घर से एक डायरी भी मिली जिसमें वो अक्सर कुछ चीज़ें लिखा करता था, और उसमें उसने काफ़ी डिटेल में एक यंग वुमेन के मर्डर के बारे में लिखा हुआ था। और इसके कुछ ही समय बाद रॉबर्ट ने एक प्रीस्ट के सामने ये कन्फेस कर दिया कि हाँ, उसने ही कैटरीना को मारा था, और वो अक्सर जहाँ पर कैटरीना के रिमेन्स को दफनाया गया था वहाँ पर जाया करता था। इसके बाद काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ने रॉबर्ट से बात करने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि उसने आखिर ऐसा किया क्यों। और इसके बाद यही पता लगा कि रॉबर्ट की एक सैडिस्टिक पर्सनालिटी है, उसको दूसरों को दर्द पहुंचाने में मज़ा आता है, स्पेशली विमेन को। और उसके नेबर्स ने भी अपने विंडोज़ से अक्सर देखा था कि वो जानवरों को मारता था, उनको नुकसान पहुंचाता था, और इन सब में उसको इन्जॉयमेंट मिलता था। अल्टीमेटली इस आदमी को मर्डर के लिए चार्ज किया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी का इन्वॉल्वमेंट था।
बिकॉज़ जो नेचर था अटैक का कैटरीना पे वो बहुत ज़्यादा क्रूअल और बुरा था। अब जितनी इन्फॉर्मेशन और रिसर्च मैंने इस केस के बारे में की है उसके हिसाब से ये आदमी अभी भी जेल में है और ट्रायल के लिए वेट कर रहा है। बट गाइस फ़िलहाल के लिए मैं इस केस को यहीं पर ही एंड करूँगी। एंड इस केस में जो पता लगा वो ये कि एक आदमी किस हद तक एक औरत को हेट कर सकता है। एंड ये आदमी औरत का डिफरेंस जब तक हमारे समाज में रहेगा तब तक ऐसे क्राइम्स ना जाने कितने होते रहेंगे। कोई भी जेंडर छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी जेंडर इस योग्य नहीं होता कि उससे घृणा की जाए इस हद तक कि उसको इतनी बेरहमी से मार दिया जाए। आप लोगों का इस पूरे केस के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगले वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।